If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of current electricity. So in this video we are going to discuss about electric potential difference, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब 2-3 टॉपिक ही है, फिर आपका ये चैप्टर ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा. ओके तो बच्चों ये चैप्टर में अगर आप लोगों को और अच्छे से, ये चैप्टर तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, अगर आपको फिज़िक्स में और अच्छे से अगर आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो आप लोग ना कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए आप लोग ये बुक खरीद सकते हो. दिस इज़ ओसवाल बुक्स क्वेश्चन बैंक है, ये फिजिक्स का बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चंस दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, सोल्यूशन के साथ दिया है. फिर लास्ट में हर एक चैप्टर के बाद ना सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया है. ठीक है, हर एक चैप्टर में ना बच्चों आप लोग देखोगे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का मिलेगा. अब आप लोग बोलोगे 9th में तो हमारा बोर्ड है नहीं, तो ठीक है नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस बनेगा 9th में वो 10th के हिसाब से ही बनता है. 10th में जिस फॉर्मेट में आता है 9th में भी उस फॉर्मेट में ही आएगा. आप लोग कोई भी स्कूल में हो, ये चीज़ समझ लो आप लोग. तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आ सकते हैं, तो उस हिसाब से ना पूरा इसमें दिया है. जैसे कि अगर मैं आपको, ये तो साउंड चैप्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का इसमें साथ में दिया है, बहुत अच्छे से नोट्स भी दिया है कि आप लोग अगर चाहोगे तो नोट्स देख के ना आप लोग क्विक रिवीजन आप लोग का हो पाएगा. उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 1 मार्क 2 मार्क करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर दिया है. फिर हर एक चैप्टर के बाद आप लोग देखोगे, जैसे अगर मैं इस चैप्टर का दिखाऊंगी तो लास्ट में ऐसे सेल्फ असेसमेंट पेपर देता है. ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग, मार्क्स आप लोग अपने हिसाब से ना सॉल्व करके देख सकते हो कि आप लोग कितना समझे हो चैप्टर. लेकिन ये सॉल्व करने का मज़ा कब आता है ना, जब हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ आप लोग कितना समझे हो. साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि ये फिजिक्स का है ना क्वेश्चन बैंक सवाल का, वैसे ही ना आपको केमिस्ट्री, बायो और अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी आप लोग खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें भी इस टाइप से ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा कि ज्योग्राफी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, बहुत हेल्प होता है बच्चों. अब आप लोग इसको कहाँ से खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे ना तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा. लिंक आप लोग लिंक के थ्रू क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो. साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिखेगा, वो है बच्चों केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का लिंक. केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स क्या है, वो क्लास 9 बच्चों के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है. केमिस्ट्री का कोर्स मतलब आपको स्कूल में जैसे कि आपका 8 से 9 चैप्टर है ना, तो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में केमिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, साथ ही साथ बोर्ड पैटर्न में, लाइक बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाया जा रहा है. एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, 10th में, 9th से 10th में क्या क्या रिलेटेड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी से ही आप लोगों को प्रिपेयर करवाऊंगी. साथ ही साथ हम लोग वीकली क्लास लेते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बच्चों है उसमें. आप लोग लिंक में क्लिक करोगे ना, आपको पूरा A to Z सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. आप लोग अगर अभी तक एनरोल नहीं करे हो, बहुत बच्चे देखो अभी तक एनरोल कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करे एनरोल. अगर कोई नहीं किया है तो लिंक के थ्रू डायरेक्टली एनरोल कर सकता है. कुछ भी अगर डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आपको सामने में एक नंबर दिखता होगा, आप लोग उस नंबर में कांटेक्ट करके जो भी आपका क्वेरीज है उसको आप लोग क्लियर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो बच्चों इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. अब पहले पार्ट में तो आप लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हो, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का डायरेक्शन और अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेल, बैटरी, मतलब बहुत सारा चीज़ आप लोग पढ़े हो. ठीक है, यहाँ पर पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बोली कोई भी पार्टिकल को ले लूँगी, चार्ज पार्टिकल में ले लूँगी, तो आप लोग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को ले लो, जैसे कि अगर मैं बोलूँगी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग लेते हैं ना, तो वो अपने चारों तरफ ना बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनाता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लूँगी पार्टिकल, तो वो अपने चारों तरफ ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. कौन सा फील्ड बनाता है, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए ना हम लोग को यहाँ पर एक वर्ड जानना पड़ेगा, जो कि है टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज करके. ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं टेस्ट चार्ज का बात करूँगी या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बात करूँगी,
ओके, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज का बात करूंगी या फिर अगर आप लोगों को मैं ऐसे बोलूंगी कि सपोज हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैं उसको बोल रही हूँ, जिसको मैं स्मॉल क्यू करके लूंगी। इसको मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 करके मैं इसका चार्ज लिखी हूँ, या फिर ऐसे लिख सकती हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग एक वर्ड देखोगे इसकी जगह में टेस्ट चार्ज। सो बेसिकली टेस्ट चार्ज हम लोग उसको बोलते हैं जिसका अपना कोई ऐसे मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं रहता है जिसका, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है ये, मतलब बहुत ना के बराबर होगा जो भी होगा। सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले हैं। क्लियर, मैं यहाँ पर +Q करके लिख दे रही हूँ। ठीक है, वो ना ये वाले पॉजिटिव चार्ज से वो बहुत दूर में है। ठीक है, ये वाला जो भी हम पॉजिटिव चार्ज लिए हैं ये अपना एक फील्ड बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास सपोज इन्फिनिटी में बहुत दूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर एक ठो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर हम लोग को लेके आना है। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये इन्फिनिटी में बहुत दूर है, जब बहुत दूर है तो इनके बीच में तो भाई कोई अट्रैक्शन ऐसा तो कुछ है भी नहीं, मतलब एक फोर्स नहीं है इनके बीच में, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड में हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लेके आने में हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to any point in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी जगह पे कोई भी पॉइंट में, डायग्राम देखो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा था, तो हम लोग क्या किए, इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हैं। तो इसको यहाँ से इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट में लेके आने में जितना काम हम लोग कर रहे हैं, जितना वर्क डन हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल V करके भी लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग जो सिंबल देते हैं वो कैपिटल V करके लिखते हैं, और वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला का बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग ले लिए कैपिटल V, वर्क का W हो गया, चार्ज का हो गया Q। यहाँ पर मैं लिखी हूँ +Q, ऐसे नॉर्मली आप Q भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर यहाँ से मैं वर्क का निकालूंगी तो Q इंटू V हो गया, और Q का निकालूंगी तो W/V हम लोग को यहाँ पर मिल गया। Q का एक और हम लोग को उधर जहाँ करंट के बारे में पढ़े थे वहाँ एक और फॉर्मूला मिला था Q का, है कि नहीं, यहाँ भी आपको मिल गया। अगर मैं बात करूँ इसका SI यूनिट का, किसका SI यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का SI यूनिट, तो बच्चों क्या आएगा इसका SI यूनिट। अब हम लोग को पता है अगर यहाँ से मैं देखूँ, अगर वर्क का बताऊंगी तो वर्क का तो बच्चों जूल होता है, डिवाइडेड बाय चार्ज का होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट हो गया जूल बाय कूलम, जूल बाय कूलम। सिंपल सा चीज़ है, क्या याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है वो याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका सिंबल क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हम लोग दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं। अब सपोज आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको आप लोग एक जगह से, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह में वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके आ रहे हो। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से इस पॉइंट में लेके आ रहे हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके आने में आप लोग जो वर्क डन किए हैं इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डेफिनेशन अगर मैं देखूंगी, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another point in an electric field, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट इसका क्या होगा, इसका तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे तो वही वर्क डन और चार्ज का ही बात हो रहा है, W/Q का ही बात हो रहा है, तो इसका भी वही होगा, जूल बाय कूलम, है कि नहीं, जूल बाय कूलम होगा। और जूल बाय कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट बताओ, तो आप लोग वहाँ पर वोल्ट लिख सकते हो, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे ही है, जूल बाय कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम लिखी हूँ। क्लियर। अभी अगर हम लोग को डिफाइन करना है 1 वोल्ट को कि 1 वोल्ट कितना होता है, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस ही है बच्चों, बोलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही बात कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट होता है कितना वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप 1 वोल्ट कब बोलोगे? व्हेन 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास और आप एक चार्ज है जिसका जो यूनिट है वो है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके आए तो आप वहां पर जो वर्क डन कर रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे 1 volt. So 1 volt means it is the work done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field. Clear? फॉर्मूला यही जाएगा 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. यहीं से बना सकते हो कि 1 जूल वर्क कब हुआ है, सॉरी 1 volt हम लोग कब बोलेंगे? जब 1 कूलम आपके पास चार्ज है उसको आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवा रहे हो। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसको मूव करवाने के लिए 1 जूल का वर्क डन हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट, जो कि वोल्टेज जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। अब थोड़ा सा मैं बात करूं ओपन और क्लोज्ड सर्किट का। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओपन और क्लोज्ड मैं कहीं लिखी हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ओपन एंड क्लोज्ड इसलिए बता दे रही हूँ ना क्योंकि आप लोग पढ़ोगे सर्किट का थोड़ा जो डायग्राम वायग्राम आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पर ये ओपन और ये वाला, हाँ यहाँ लिखी हूँ मैं। यहाँ देखो ये चीज़ मैं नहीं बताई थी, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अब आपको सर्किट का मतलब तो नॉर्मली पता है, तार वार का कनेक्शन रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। अब सर्किट बच्चों 2 टाइप का कंडीशन में मिल सकता है। एक आप लोग देखना, जैसे कि अभी लाइट चस रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं लाइट के प्रेजेंस में पढ़ा रही हूँ, तो मतलब ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है, सॉरी मतलब ये क्लोज सर्किट है। इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट पूरा मस्त कंप्लीट है, करंट मस्त फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रहा है। अगर हर जगह से कनेक्शन कंप्लीट है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। हर जगह से तार एकदम क्लोज्ड है, बंधा हुआ है, मस्त कनेक्शन दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखोगे, इसको देखोगे तो यहाँ पर एक सेल है, तो यहाँ पर एक ठो की लगा दिया गया है और यहाँ पर एक ठो बल्ब है। क्लियर? बल्ब में आप लोगों को पता है जब बल्ब चसेगा तो उसको हमने ऐसे ऐसे करके शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्लग की है, अगर बीच में डॉट है तो आप लोग पढ़े थे ना वहाँ पर कंपोनेंट का, जब मैं सिंबल बता रही थी, तो प्लग की अगर ऑन है तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं, ऑन है, इसका मतलब यहाँ पर पूरी तरह से सर्किट जो है वो एकदम कंप्लीट है और करंट फ्लो करेगा, बल्ब चसेगा, मतलब ये क्लोज्ड सर्किट है। उसका उल्टा होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट कहीं ना कहीं से इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन टूट गया है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर ऑफ भी कर दोगे आप की को तो कनेक्शन तो रुक गया, टूट गया, इनकम्प्लीट हो गया, तो बल्ब चसेगा ही नहीं, तो हम लोग उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ठीक है? तो करंट डज नॉट फ्लो इफ द सर्किट इज इनकम्प्लीट। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों ओपन सर्किट। एग्जाम में अगर आएगा बनाने तो आप लोग इस टाइप से बना सकते हो। क्लियर? अभी ओके, तो आप लोग ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट पढ़े। अब आप लोग 2 और चीज़ के बारे में पढ़ो। आप लोग पहले पढ़ चुके हो बट थोड़ा सा हम लोग इसको वापस से देख लेते हैं, जैसे कि इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अब बच्चों अगर मैं बात करी आपको आपका इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिससे करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं दैट डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, करंट उनसे पास नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल कॉटन हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है? इसलिए पास नहीं होता, देखो करंट को जाने के लिए ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। करंट अगर आराम से पास कर पा रहा है ना कहीं से भी, तो उसको चाहिए भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से वो लोग फट से करंट को, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो करंट्स, हम लोग करंट देखने को मिलेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी फिर मिलता है हम लोगों को। तो इंसुलेटर में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और आपको अगर करंट देखना है, अगर आपको चाहिए कि करंट फ्लो करे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कंडक्टर्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और कंडक्टर्स एक्चुअली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि करंट को पास करवाते हैं। इसलिए पास करवा पाते हैं क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स आप लोग ले लो, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब मेटल्स हैं, ये लोग बहुत ईजिली करंट को पास करवा देते हैं। एसिडिलेटेड वाटर, इम्प्योर वाटर हो गया। एसिडिलेटेड वाटर का मतलब होता है जिस वाटर में ना एसिड प्रेजेंट हो, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। लैब में जब बनाते हैं ना हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ पर एसिड्यूलेटेड वाटर यूज़ करते हैं, तो वो वाटर में ना थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर।
ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी भी बहुत अच्छा कंडक्टर है कि नहीं है? तो यहाँ पर वही चीज़ है। याद रखना, इंसुलेटर कंडक्टर में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे घर में जो, आपके घर में भी जो कनेक्शन दिया गया है वो सब कॉपर का तार रहता है, ठीक है, जो तार वार रहता है ना, कॉपर का तार होता है। तो बस वही सब चीज़ें याद रखना। अब आप लोग पढ़ोगे एक नया लॉ के बारे में, दैट इज ओम्स लॉ। कौन सा लॉ है ये? ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बताता है, ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ अब यहाँ पर क्या बता रहा है? अब ओम्स लॉ के हिसाब से, अब जैसे कि कंडक्टर है तो वो करंट पास करवाएगा ही करवाएगा, डेफिनेटली करवाएगा करंट पास, ठीक है। कंडक्टर करंट पास करवा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its two ends, provided temperature should remain constant. करंट पास कर रहा है कंडक्टर का, और कंडक्टर का जो भी दो एंड है, वो दो एंड का जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दो एंड के बीच में, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। बोलने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V जितना हाई रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V को बोलते हैं, V जितना हाई रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, टेम्परेचर भाई कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो करंट फ्लो में प्रॉब्लम होगा। क्लियर? करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा। So according to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends, provided temperature should remain constant. अगर मैथमेटिकली इस लॉ को अगर मैं लिखूंगी, क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर दोनों पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का ये निकला कि V और I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप लोग V लिखो, इसके जगह में एक +2 दे दो, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हमेशा हटाते हैं तो एक +2 देते हैं और साथ में एक तो कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिख रही हूँ जो है R, ठीक है। तो R क्या हो गया? R यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। R नॉर्मली यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग R को अलग करोगे, R को तो एक बार अलग मत करो, इससे एक और फॉर्मूला बन गया, V = RI या फिर V = IR। मैं I पहले इसलिए लिखी हूँ ना, क्योंकि मैं इसको याद रखी थी वीर बोल के, फॉर्मूला को वीर, V = IR, वीर, ठीक है। आपको वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला मिल गया, V = IR। यहाँ से I का एक और फॉर्मूला मिल गया, V/R, और R आपको मिल गया V/I, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल गया, R को आप अलग कर लिए। R को हम लोग इसलिए अलग करे हैं क्योंकि ये जो R है, जो आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखे हो, वो R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, नथिंग बट रेजिस्टेंस। आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं वही सेम चीज लिखी हूँ, ठीक है। R = कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है R, कैपिटल R। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला मिला, वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस। I का निकाल सकते हो V/R, R निकाल सकते हो V/I। तो जो R है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग उसको? रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? सपोज आपके पास एक वायर है, उस वायर से करंट पास हो रहा है, करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो उस वायर से जब करंट पास होता है ना, तो उस वायर के अंदर में ना छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि करंट को आगे जाने से रोकते हैं, करंट को आगे जाने से रोकते हैं कि नहीं नहीं तू नहीं जाएगा करके। तो वो ऑपोजिशन जो कि करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by a wire to the flow of current through it। फॉर्मूला क्या है R का? रेजिस्टेंस का V/I। अगर मैं R का यहाँ पर यूनिट देखूंगी, R का अगर मैं SI यूनिट देखूंगी, तो देखो फॉर्मूला से हम लोग यूनिट बना सकते हैं। R का फॉर्मूला क्या है? V/I। नॉर्मली इसका तो होता है बच्चों वोल्ट या फिर जूल बाय, आप लोग कूलम लिख लो जो आप लोग पीछे लिख रहे थे। I का हो जाता है एम्पियर। तो आप लोग ऐसे जूल बाय कूलम इंटू एम्पियर नहीं लिख के रेजिस्टेंस का SI यूनिट को ओम करके लिख सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, और इसका सिंबल होता है ऐसा, ओमेगा टाइप। क्लियर? अब आप लोग 1 ओम को डिफाइन करोगे। 1 ओम किसको बोलते हैं? 1 ओम को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टेंस को आप लोग 1 ओम कब बोलोगे? व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स टू एंड। आप लोगों के पास एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। अगर उस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वाले कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे 1 ओम। कुछ नहीं है, यहीं से मैं इसका डेफिनेशन बना दी, ठीक है। करंट हो जाएगा 1 एम्पियर, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो अगर
1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 ओम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस आप लोग पढ़े, इसको कौन कौन सा चीज इस पे मतलब किस कौन कौन सा चीज से इसको फर्क पड़ता है, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहला बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, याद रखना। जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा करंट को जाने में, क्यों? क्योंकि वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। दूसरा थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का थिकनेस या फिर तार का थिकनेस, या फिर उसको आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द वायर, मतलब वायर जितना मोटा रहेगा, जैसे कि बहुत मोटा तार है तो भाई उतना ज़्यादा उसमें मतलब क्या है ना, स्पेस ज़्यादा मिल गया है तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि चौड़ा हो गया ना, वो चौड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम लगता है और करंट थोड़ा सा मतलब नॉर्मली फ्लो कर पाता है। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर थिकनेस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। अगर थिकनेस कम है, अगर तार पतला है तो पतला तार में तो कम जगह में ज़्यादा रेजिस्टेंस लोग आ गए तो भाई करंट को तो बड़ा मुश्किल होगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। और थर्ड जो फैक्टर है जिसमें ये डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर ऑफ द वायर। देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना तो करंट पास नहीं कर पाएगा इजीली, करंट को जाने में दिक्कत होगा, करंट को मूव करने में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ओम्स लॉ में आप लोग पढ़े थे, प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो इजीली नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो आपका बच्चों, एक मिनट रुको पहले, हाँ तो आपका ना ये पार्ट तो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा ये भी बता दूँ क्या, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, ये ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। देखो एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी बहुत बार तो कोर्स से हटा दिया जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लो, बता देती हूँ, अपना अपना बुक खोलो, बेटर होगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी मतलब क्या, आप लोग एनर्जी को सस्टेनेबली यूज़ करो, बेटर होगा, है ना। हम लोग जो घर में जो बल्ब लगा देते हैं वो बल्ब बहुत एनर्जी खाता है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए बोल रहा है कि हम लोग को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो और कम से कम एनर्जी कंजप्शन हो। बहुत जगह वो CFL बल्ब आता है जो कि कम एनर्जी खाता है, ज़्यादा एनर्जी बचाता है। LED बल्ब बहुत जन यूज़ करते हैं। फिर आजकल क्या है, सोलार एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में लोग जंप मार चुके हैं। सब क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में जंप मार चुके हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल भी आजकल लोग जो बहुत यूज़ करते हैं उसके लिए भी यहाँ पर बोला गया है। बहुत सारा चीज़ें बच्चों, लेकिन सिंपल सिंपल सा चीज़ है यार, आराम से कर लोगे। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल इसका देती हूँ, ये वाला लाइन देखो, यूज ऑफ एडवांस्ड बॉयलर्स एंड फर्नेसेस इन इंडस्ट्री कैन सेव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अटेनिंग हाई टेम्परेचर बाय बर्निंग लेस फ्यूल। अब नॉर्मली इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं जिनको पूरा बहुत हीट दे के फ्यूज जलाया जाता है, मतलब बहुत सारा फ्यूज जलाया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिले, फिर जाके चीज़ों को मेल्ट करते हैं। तो आजकल बोल रहा है कि उसमें भी नॉर्मली आजकल एडवांस्ड बॉयलर्स, एडवांस्ड फर्नेसेस आ गए हैं जिसमें ना कम एनर्जी में ही काम बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा हम लोग हीट करेंगे, थोड़ा फ्यूल जलाएंगे और वो फट से गर्म हो जाएगा, लाइक इस टाइप का बात यहाँ पर कर रहा है। यही सब है, खुद से देख सकते हो, ना कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? ओके, तो आपका ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका हो गया है बच्चों खत्म। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं क्लियर करूंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।